आज बड़ा एक अनयूजुअल सीन है हमारे सामने। माजी में ऐसे इकदाम हुए हैं, रिटायर्ड जनरल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, पकड़े भी गए हैं। जनरल राहील शरीफ ने 3 जनरल्स को पकड़ा था। और लेकिन अभी ये वाला मामला फॉर्मर DG ISI बहुत ही सीरियस चार्जशीट है। जनरल असद दुरानी के खिलाफ भी इल्ज़ाम आयद करते रहे कुछ लोग, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर वो इंटरनल राइवलरी की वजह से थे। इसकी नोयत फाइनेंशियल करप्शन की भी है। और दूसरा बड़ा इशू जो इसके सामने नज़र आता है वो उससे भी ज़्यादा संगीन है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ, जिसको आसान लफ्ज़ों में हमें लगता ही है कोई इंसाइटमेंट की तरफ इंडिकेशन है कि आफ्टर रिटायरमेंट प्रेजेंट आर्मी चीफ के खिलाफ इंसाइटमेंट में इनका रोल रहा। इन्होंने उसके लिए लफ्ज़ उकसाने का इस्तेमाल किया। आपका क्या तबसरा तजिया? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी ख़बर इसलिए भी है कि एटलीस्ट हमें इस बात पे इत्मीनान है कि कहीं ना कहीं से कोई आगाज़ हुआ है। और इसके हवाले से ये भी यकीन दहानी है कि ये मामला आगे चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2-3 ऐसे अहम पॉइंट हैं जो मेरा ख्याल है डिस्कस होने ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि इस मामले के अंदर ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कोई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मामला नहीं है। इसके अंदर भी इंटरनल राइवलरी मौजूद है जो 2017-18 से चल रही है। और उस वक़्त से लेके आज तक 2 ग्रुप्स, कभी एक का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का होता है। फाइनली नवंबर 2022 के बाद ये मामला क्लियर हो गया और ये इस राइवलरी में जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो पीछे रह गए। लेकिन चूँकि उन्होंने एक ताकतवर दौर देखा था तो इसलिए वो उससे निकल नहीं पाए। और कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश थी कि वो बहरहाल अपने पुराने बदले जो हैं वो ले सकें या कम अज़ कम कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकें। तो इस मुखासमत को सामने रखते हुए जब हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर ये टॉप सिटी का मामला या बिजनेसमैन्स के साथ बदसलूकी ये बड़ा कोई अचंभे की बात नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह कि शहर इक़्तिदार के अंदर ऐसे कई किरदार मिल जाते हैं कि जिनके साथ किसी न किसी मामले में ज़मीनों के कब्ज़ों में बाकी चीज़ों में माजिद, आपने लेन इंटरनल राइवलरी का और मुखासमत का 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। मुझे, अगर मैं डेट्स को मिक्सअप नहीं कर रहा, तो अक्टूबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर को DG ISI तैनात किया गया था और इमरान खान ने इलेक्शन के बाद खुद ही उनकी तैनाती की थी। और फिर आई थिंक 15 जून 2018 को कुछ 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद उनको DG ISI के ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ हमीद, जो पहले DGC थे, इनको तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल के तो तरक्की दी और साथ इनको DG ISI बना दिया गया। तो ये जो इंटरनल राइवलरी और मुखासमत आप कर रहे हैं, ये आर्मी चीफ की तैनाती का तज़किरा कर रहे हैं या उससे पहले की कोई पुरानी चीज़ है? जी, ये उससे भी पहले इसके नकूश जाते हैं जब कुछ अफसरान DGC थे और कुछ अफसरान जो है वो DGMI थे। उस वक़्त से ये मामला शुरू हुआ हुआ है जो सिरे नहीं लग रहा था। इसके अंदर कई बुज़ुर्ग अफसरान ने मीडिएशन की कोशिश भी की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये मामला 2 स्टार के लेवल से शुरू हुआ था जो फिर 3 स्टार पे पहुंचा, फिर 4 स्टार पे पहुंचा और फिर आफ्टर रिटायरमेंट भी जारी रहा। इसीलिए मेरा ख़्याल है कि इस मामले के अंदर 9 मई की बात करें, इमरान खान की बात करें, तो वो सारे इसके अंदर मोहरे नज़र आते हैं कि जो इस इंटरनल राइवलरी में इस्तेमाल हुए और उसमें ये कोशिश की गई कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। लेकिन फ़ाइनली अब ऐसे पता चलता है कि जनरल फैज़ हमीद का जो ग्रुप है या उनकी जो शख्सियत है वो फ़ाइनली उसको कटहरे में लाया गया है और उसके हवाले से एहतसाब किया जा रहा है। सो इसलिए इन सारी चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो ये कोई सियासत में मुदाखलत या कोई गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात उठाने की बुनियाद पर यह सारा मसला नहीं है। इसके शाखसाने कुछ और भी हैं। माजिद निज़ामी साहब, आपका क्या तजिया है इसके ऊपर? फ़ौज ने बड़े एक ऐसे केस में हाथ डाला है जिसकी पोलिटिकल रिपरकशंस भी होंगी। सियासतदान उनके साथ जुड़े हुए थे, सारे टॉप टियर तीनों जमातों के। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह कि वो बड़े बातदबीर जनरल थे और उन्होंने अपने टर्न्योर के अंदर जो असाइनमेंट उनको दी उन्होंने वो कंप्लीट करके दी। अब वो आइनी थी, गैर आइनी थी, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल उनका कंडक्ट यही रहा कि उन्हें जो कहा गया उन्होंने वो करके दिया। अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर मसला ये होता है कि ऑफिसर्स अपने प्रोफेशनलिज्म से कुछ आगे बढ़कर पर्सनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए DG ISI की जो सीट है या DGC की जो सीट है वो बड़ी सेंसिटिव होती है और बड़ी हॉट सीट होती है। इसलिए हमारे सामने है कि जनरल जावेद हों, जनरल हमीद गुल हों, जनरल महमूद अहमद हों, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट हों, जनरल रिजवान अख्तर हों या आप जनरल फैज़ हमीद हों, इन सारों का अंजाम कोई उस तरह से मुतवाज़न या पुरअमन माहौल में नहीं हुआ।
कोई गिरफ़्तार होता है, किसी का कोर्ट मार्शल होता है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि इख्तियारात। क्या किसी DJI का पहले कोर्ट मार्शल हुआ है? जनरल असद दुरानी है, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ़्तार किया गया, जनरल जावेद नासिर, जनरल हमीद लेकिन जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जिन हालात में गिरफ्तार हुए थे वो डिफरेंट थे कि नवाज शरीफ के ऊपर कू का इल्ज़ाम था, वो DJI बने, या उस वक्त उनको आप बहुत अहमियत ना दें उस चीज़ को, उनको आर्मी चीफ लगाने की कोशिश कर रहे थे तो मसला टेढ़ा हो गया था। जनरल असद दुरानी आई थिंक और तरह की राइवलरी थी उसमें। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी जो अफवाहें सरगर्म है वो यही हैं कि 9 मई को उन्होंने एक तख्ता उलटने की कोशिश की है। सो इसको हम कड़ियाँ तो मिला सकते हैं अगर हम मिलाना चाहें तो 9 मई के साथ। मेरा सवाल यही है, मैं उसकी वजाहत अपने मेहमानों से पूछता हूँ लेकिन वो वजाहत मुझे देने से गुरेज करते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और करंट आर्मी चीफ से के ख़िलाफ़ कुछ अगर बंदों ने काम किया है, अगर इस्टेब्लिश हो गया तो इससे तो ज़्यादा ये बगावत का इल्ज़ाम होता है वैसे फ़ौज के अंदर। अगर ये साबित हो जाए, मुझे मालूम नहीं है कि किसका क्या रोल है, तो फिर ये वेरी वेरी सीरियस चार्जशीट है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर दोबारा बात करें। वेलकम बैक। बैरिस्टर दानियाल साहब, अगर 9 मई या ऐसे सियासी मामलात या चीफ के ख़िलाफ़ अगर कोई इंसाइटमेंट वाला मामला सामने आ जाए तो इस इल्ज़ाम की नोयत बिल्कुल ही बदल जाएगी। जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं किसी और नोयत पर हो जाएगा, सीधी सीधी बगावत वाला वो चार्ज शुरू हो जाता है। नदीम भाई, पहले तो देखें कि अगर तो उसमें जो अभी तक बातें निकल रही हैं और जो सुनने में आ रहा है, और आपका ख्याल है कि कुछ और चीज़ें आनी हैं, और चीज़ें अभी आएंगी जो सुनने में मिल रही हैं, अगर देखें ये साबित हो जाता है फिर तो ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। और फिर ये नहीं होता कि देखें आपने जब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू होती है तो वो इस तरह नहीं होती कि आपने जिस तरह हमारा कानून शहादत के तहत बंदे को उठा लिया उसके बाद इंक्वायरी शुरू करी। फ़ौज में पहले इंक्वायरी होती है, चीज़ों को सामने लाया जाता है और फिर उसके बाद ये एक सिलसिला शुरू होता है। देखो उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने वायलेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर रिटायरमेंट, जी, जो बड़े मानी खेल लफ्ज़ हैं। एस्टैब्लिश्ड का मतलब जो है वो आप भी समझते हैं और मेरे भाई भी समझते हैं। तो ये पंडोरा बॉक्स जो है और जो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का ख़ास तौर पे जो चीज़ है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी सियासत में ये एक बहुत बड़ा एक्ट हुआ है। और आपको नज़र आएगा कि मैं जिस तरह पहले भी रिपीटेडली कहता रहा कि इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी और बड़े अरसे से हो रही थी और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के ऊपर साजिश हो रही थी। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, किस किस की कड़ी किस किस का जाके मिलती थी और किन चीज़ों के ऊपर मिलती थी, ये चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी और ये चीज़ें सामने आएंगी। शायद इस्टेब्लिश कुछ काफ़ी हद तक हो चुकी हैं और कुछ आएंगी, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो ये हकीकत में आपके पास पर्दे से आंखों से पर्दा हटाएंगी कि क्या क्या हो रहा था और किस तरफ मुल्क को लेके जाया जा रहा था। शोएब शाहीन साहब, एक शायद चीज़ जो बहुत आप लोगों को इसरार करना चाहिए कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक तक बहुत अच्छा रहना चाहिए ताकि पूरा प्रोसेस क्रेडिबल रहे। बिल्कुल, ये तो बुनियादी शर्त है। देखें, फंडामेंटल राइट्स हैं, हर इंसान का हक है कि उसको फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस मिले, ट्रांसपेरेंसी हो। आप ये देखें जितने इल्ज़ामात हैं, हर इल्ज़ामात शवाहिद के साथ लोगों तक पूरे पहुंचने चाहिए ताकि उन्हें यकीन हो कि जो काम हो रहा है पूरा उसके ऊपर उन्हें यकीन हो, एतबार हो। ये इस तरह की प्रिजम्पशन, ये जी नॉन 9th वे के साथ मामला होगा, ये होगा, ये बातें मुझे नहीं लगती। वैसे शोएब शाहीन साहब, मुझे लगता है 9 मई में आप भी फंसे हुए हैं तो कुछ और लोग भी फंसने हैं साथ आपके। अल्लाह करे फंसे जी, जो असल डूबे हैं तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो क्या शेर है, असल मुलव्विस हैं तो वो फंसे ना। आज भी मुझे बताएं हमारा क्या मुतालबा है? हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 15 मई से सुप्रीम कोर्ट में हैं, 15 माह से आज तक एक पेशी नहीं लगी। आज भी हमारा मुतालबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज से लेकर कोर कमांडर हाउस, GHQs, हमजा कैंप, वो CCTV फुटेज किसने चुराए हैं? क्यों उसको छुपा रहे हैं? अगर वो सच सामने लाना चाहते हैं तो क्यों आज तक सामने नहीं लाया गया? आएगा नहीं, इस केस में सच आएगा, में इसी केस में आ जाएगी, इसी केस में आ जाएगी, CCTV भी आएगी। नदीम साहब, 15 माह से कहा जा रहा है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है। उसकी बुनियादी चीज़ है आपका CCTV फुटेज। आज ना वो अदालत में पेश करते हैं, ना किसी चालान का हिस्सा है, ना उसको आपने कभी आज तक मीडिया के सामने पेश किया। आखिर उसको छुपाने की वजह क्या है? माजिद निज़ामी साहब, क्लोजिंग रिमार्क, क्या 9 मई एक बड़ा केस बनता आपको नजर आता है या आपको लगता है कि वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा है, या ये वाला जो स्टेप है जनरल फैज़ वाला, ये इसके अंदर मजीद संगीनी पैदा कर देगा इस 9 मई के वाक़े के अंदर? जी, सियासी गर्मा गर्मी में तो इसका बड़ा अहम किरदार होगा, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि 9 मई के अंदर किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरा ख्याल है वो खासा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि अब तक जो भी 9 मई के हवाले से कार्रवाई की गई है
उसको अगर हम मेरिट्स की बुनियाद पे देखें तो उसमें काफ़ी नकाइस हैं और ख़ामियाँ हैं। FIRs का कंटेंट हम देखें, मुकदमात देखें, सिलेक्टिव एहतसाब देखें, तो उससे ये पता चलता है कि ये एक ख़ासा मुश्किल मामला है। और अगर ये बात मिलिट्री कोर्ट में जाएगी तो फिर उसके अंदर तो फिर शफाफियत और गैर जानिबदाराना हैसियत के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। इसीलिए अगर इस ट्रायल को बेहतर शफाफ तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाना है तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होनी फॉर्मर जनरल चाहिए। जो है वो तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही जाएगा ना ट्रायल के लिए। बिल्कुल, ये फॉर्मर जनरल तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही जाएगा ट्रायल के लिए। नदीम भाई, ये और केसों में तो स्टे ले सकते हैं हाई कोर्ट से, वो नैब बेशक इनके मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के ऊपर हो, लेकिन एक फॉर्मर जनरल का जब ट्रायल होगा और उससे जो लोग इम्प्लिकेट होंगे वो स्टेज के पीछे नहीं छुप सकते, वो स्टेज की चादर नहीं छुपा सकते और आवाम को दोबारा बैरिस्टर गुमराह नहीं दानियाल कर चौधरी साहब, सकते। शोएब शाहीन साहब और माजिद निज़ामी साहब, आपका शो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।